ओके। IMM OBG क्रैश कोर्स, ठीक है। अच्छा, क्रैश कोर्स पास पेपर्स, बेसिकली पास पेपर्स में हम लोग सारे पास पेपर्स करते हैं 2014 से टिल डेट। लास्ट पेपर आपका फेब 2024 का हुआ था, ठीक है। वहां तक हम सारा डिस्कस करते हैं। हर इंसान का अपना मेथड ऑफ टीचिंग होता है। मेरे मेथड ऑफ टीचिंग ये है कि मैं एक पेपर सेंड करती हूँ पहले, ठीक है, उसके स्क्रीनशॉट्स और उसके बाद MCQ टू MCQ उनकी ऑडियोज और फिर नीचे रेफरेंसेस देती हूँ, ठीक है। तो हम वन बाय वन जो है वो सारे पेपर इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। मैं प्लानर प्लानर आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन चीजें प्लानर से आगे पीछे हो सकती हैं, ठीक है। डिपेंड, कभी कभार मैं आप लोगों की स्पीड की वजह से थोड़ा लेट हो जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने सबको साथ लेके चलना होता है। और साथ में कभी मैं रिवीजन का टाइम दे देती हूँ कि नहीं, पहले इस टॉपिक को रिवाइज करो फिर ये पेपर करेंगे। और दरमियान में कभी नेक्स्ट जैसे ईद की छुट्टियां आ जाएंगी, ठीक है ना, तो चीजें मॉडिफाई हो जाती हैं। लेकिन प्लानर एटलीस्ट आप लोगों ने अपने सामने रखना है, ताकि आप लोग को पता हो कि हमने ये पेपर इस टाइम में करना है और हमने अपने आप को उस टाइम तक लाना है। क्योंकि मुझे ये होता है कि एंड पे एटलीस्ट 10 to 20 डेज जो है वो होने चाहिए, ठीक है। तो ये IMM की बुक्स, ठीक है, क्या है, कोर्स बुक्स। बहुत एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। EBM ओनली विद अपडेटेड गाइडलाइन लेक्चर्स, ठीक है। आपने अपने आप को अपडेटेड रखना है गाइडलाइंस के साथ। जो थ्योरी में है, जो नहीं है थ्योरी में, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कोर्स के दौरान भी कि मैडम आप कहाँ से पढ़े। लेकिन जो थ्योरी में है उनको पता है, मैं साथ साथ जैसे बता रही हूँ क्या, वो जो मेरे लेक्चर्स है वो सारे गाइडलाइंस ही हैं, ठीक है। लेकिन EBM से आपने, जो मैं बता रही हूँ कि ये चीज एक दफा EBM से पढ़ ले तो एक दफा पढ़ लिया करें। ड्यू हर्ट्स के इंपॉर्टेंट चार्ट्स, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चार्ट्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट समरी कार्ड्स हैं। लेकिन वो बहुत ज्यादा टॉपिक्स है, इसलिए वो बहुत बड़ी बुक है, बहुत ज्यादा चार्ट्स है। तो इंपॉर्टेंट चार्ट्स मैं वैसे भी आपको फ्लैश कार्ड समरी ग्रुप में कराऊंगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ये नहीं भी किया है तो परेशान नहीं हो, क्योंकि जो एक जो ग्रुप होगा इसमें फ्लैश कार्ड समरी ग्रुप होता है क्रैश कोर्स में, ठीक है, उसमें ये सारे चार्ट्स मैं बताती होती हूँ। इसमें बेसिकली हमारे पास एक ग्रुप होता है पास पेपर्स का, जिसमें सिर्फ पास पेपर्स होंगे। दूसरा फ्लैश कार्ड समरी ग्रुप है, जिसमें हर टॉपिक से रिलेटेड जो है आपकी समरीज आती हैं। वो आपको आइडिया हो जाएगा जब मैं साथ साथ वो मैं डेली 2-3 कार्ड सेंड करती होती हूँ, ठीक है। उसका ये फायदा होता है कि एंड पे जब आप रिवीजन करोगे ना, आपने अपना आखिरी एक दिन या एक दिन पहले सारे फ्लैश कार्ड्स रिवाइज करने हैं, तो आपकी पूरी ऑप्शन का ही रिवाइज हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। 10 टीचर्स ऑप्शनल है, ठीक है, नहीं पढ़ी इट्स ओके। क्योंकि 10 टीचर्स अंडर ग्रेजुएट की है, बेसिक बुक है आपकी बेस बनाने के लिए। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, आप पढ़ सकते हो 10 टीचर्स से। लेकिन अदरवाइज EBM अलॉन्ग विद द लेक्चर्स इज इनफ। और ये फ्लैश कार्ड समरी ग्रुप में ये आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। गाइडलाइन समरी ऑलरेडी कवर्ड विद द थ्योरी कोर्स। MCQs की बुक्स अगेन बहुत क्वेश्चन होता है, ठीक है। प्री टेस्ट मैं रिकमेंड करती हूँ, ठीक है, प्री टेस्ट लाइन में रिकमेंड करती हूँ। लाइन से इस दफा MCQ आया हुआ था, स्पेशली वो PJ सिंड्रोम वाला। जिनको नहीं पता वो पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी, ठीक है। वो एस सच उठा के दिया हुआ था, और सिर्फ एक नहीं 2-3 आए थे लैंग से इस दफा। और ये प्रिकॉशस प्यूबर्टी का MCQ आया था। प्री टेस्ट से भी MCQ आते हैं, प्री टेस्ट भी पूरी करनी है। अच्छा, एक जो ग्रुप है वो प्री टेस्ट लैंग विलियम का है, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इस ग्रुप में इसलिए ऐड किया है ताकि आप अपनी कन्वीनियंस के साथ जो है वो जस्ट जब भी आपको टाइम मिले आपने डेली बेसिस पे एक करना है, ठीक है, एक जो लेक्चर है वो करना है साथ में। विलियम सिलेक्टेड एमसीक्यूज, वो विलियम सिलेक्टेड एमसीक्यूज कोई ऐसा कोई बुक नहीं है, ठीक है। ये मैंने खुद डिफरेंट एडिशन से जो है कुछ ऐसे एमसीक्यूज खुद ही कलेक्ट किए थे जो एक्चुअल CPSP रिकॉर्ड्स थे, ठीक है। तो उनकी एक ऑब्स और गायनी की ऑडियो वीडियो लेक्चर्स बनाए, जिसमें ऑलमोस्ट 150 एमसीक्यूज है। अदरवाइज विलियम को पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक क्वेश्चन में आप लोग बहुत पूछते हो कि मैडम विलियम का कौन सा एडिशन है, कोई एडिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्री टेस्ट कर लिया, आपने लॉन्च कर लिया, आपने सारे पास पेपर्स कर दिए, वेल एंड गुड, ठीक है। बाकी फिर आप लोग का एक और क्वेश्चन होता है कि पास पेपर्स के लिए हम कौन सी बुक फॉलो करें, ठीक है। पास पेपर्स की मार्केट में डिफरेंट बुक्स हैं। अगर आपके पास है वेल एंड गुड, नहीं है तो ऑलरेडी जो मैं स्क्रीनशॉट सेंड करती हूँ पूरा पेपर ही उसमें होता है, ठीक है। क्योंकि जितने भी मार्केट में बुक्स हैं वो फिर उनकी न्यू न्यू एडिशंस आते हैं, उनकी कीज चेंज होती रहती हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो किसी में मिस प्रिंटिंग या किसी में कीज का कोई ना कोई एरर होता है। तो साथ साथ जो पेपर्स के साथ साथ जो हम केस डिस्कस करते हैं उसका फायदा ये होता है कि वो साथ साथ में हम लोग उसके MCQs डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है। और एक डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप इसीलिए ही बनाऊंगी मैं आज, आप लोग उस पर भी ऐड करूंगी, ताकि आप लोग की जो भी क्वेरी है यू कैन आस्क, ठीक है। वो ग्रुप 24/7 ओपन होगा।
लेकिन प्लीज डिस्कशन ग्रुप के कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। डिस्कशन ग्रुप के रूल्स ये हैं कि आप जैसे अगर एक पेपर हमने किया है, ठीक है, अगर आप इस सिस्टम से चलोगे तो आप लोग खुद डिस्टर्ब नहीं होगे। हमने अगर 2014 का पेपर किया है, ठीक है, अगर आपको, और वो पेपर आज कंप्लीट हो गया है, कल मैं डिस्कशन ग्रुप ओपन करूंगी, तो यू आप कोशिश करें कि जो पेपर हम करें उससे रिलेटेड क्वेरी पूछे, तो स्टेप बाय स्टेप आपकी चीजें हल होती जाएंगी। होता क्या है, जब भी डिस्कशन ग्रुप होता है, ठीक है, तो पेपर मैं 2015 का करा रही होती हूँ, क्वेरी मुझे 2023 के पेपर की आ रही होती है, और कभी कभी तो स्टूडेंट बताते भी नहीं है कि मैडम ये 20, वो रैंडम एक फेसबुक से या कोई किसी व्हाट्सएप के ग्रुप से उठाते कि मैडम इसकी की बता दे, ठीक है। तो वो, पता है क्या होता है, इससे इससे आपकी क्वेरी का तो मैं जवाब दे दूंगी, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अभी तक वो पेपर देखा नहीं है, तो वो परेशान हो जाएंगे कि ये पता नहीं ये स्टूडेंट कहाँ से एमसीक्यूज शेयर कर रही है, ठीक है। तो प्लीज डिस्कशन ग्रुप में मैं आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जवाब दूंगी, लेकिन एक सिस्टेमिक वे में। 2015 का पेपर कराया है, ठीक है, अगले दिन पूछे मैडम इसकी क्वेरी बताएं, हाँ, लैंग प्री टेस्ट, इनमें से अगर कोई क्वेरी है तो आप वो किसी भी टाइप उसका स्क्रीनशॉट अलोंग विद द नेम ऑफ द चैप्टर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे लैंग के मैंने सारे चैप्टर्स कराए हैं अदर देन ऑन्कोलॉजी, ठीक है। प्री टेस्ट के मैंने 3 इंपॉर्टेंट कराए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो लाजमी करने हैं आप लोगों ने। हाँ, पास पेपर्स के लिए कौन सी बुक लेनी है, मैं आपको यही बता रही हूँ कि बच्चे, पास पेपर्स की कोई एक बुक नहीं है मार्केट में, पास पेपर्स की बहुत सारी बुक्स है। अगर आप, मैं आपको एक बताऊंगी तो मैं एक बुक को फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि मैंने कुछ क्रैक से लिया, बाकी सारा मेरा अपना पूल है, ठीक है। तो फिर जब आप बुक के साथ कंपेयर करते हो, अच्छा, अक्सर ऐसा ये होता है कि वो कोई क्रैक का 2015 का कोई एमसीक्यू उठा के दे देंगे कि मैडम ये वाला नहीं हुआ, वो आगे किसी पेपर में हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो भी पेपर का पूल होता है ना, जो भी पेपर कंपाइल करता है, ठीक है, वो कहाँ से करते हैं हम लोग, यही जो आप लोग एमसीक्यू सेंड करते हो, ठीक है, यही जो फेसबुक पे बच्चे देते हैं या किसी व्हाट्सएप के ग्रुप्स में देते हैं, उन्हीं को ही हम कंपाइल करते हैं ना, ठीक है, और तो कहीं से नहीं आते। तो होता क्या है कि जो भी बंदा कंपाइल कर रहा होता है, उससे एक दो क्वेश्चन या तो मिस हो सकते हैं, या वो किसी और नेक्स्ट पेपर में दे देता है। कोई क्वेश्चन ऐसा होता नहीं है जो बिल्कुल आप कहेंगे ये, अगर 2014 में अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिला तो 2016 के किसी पेपर में मिल जाएगा। तो पेपर के स्क्रीनशॉट्स मैं पहले सेंड करती हूँ, ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू टू एमसीक्यू आंसर, ठीक है। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि अपने साथ एक डायरी आप लोगों ने रखनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2014 का पेपर मैं करा रही हूँ, तो आपने उससे रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल अगर एपीएच का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है, तो आप उसको मेंशन करें कि ये क्वेश्चन नंबर था, उसमें एपीएच था, उसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब ये मेरी एमसीक्यूज की डिस्कशन सुनोगे, तो मैं सिर्फ उस एक एमसीक्यू के पीछे नहीं पड़ जाती कि इसका ये जवाब है, मैं ज्यादातर कोशिश मेरी होती है कि उसके पीछे जो टॉपिक है उसको भी कवर करूं, ताकि, क्योंकि जरूरी तो नहीं ना कि ऐसा वैसे का वैसा क्वेश्चन उठ के आ जाए, क्वेश्चन तो चेंज भी हो सकता है ना। मैं यही तो बात समझा रही हूँ आप लोगों को कि पास पेपर्स करने का मकसद ये नहीं है कि यही सवाल आएगा, नहीं, टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। जैसे मैं कह रही हूँ ना कि आजकल रीनल ट्रांसप्लांट और ये सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया और ये बहुत पसंद आया हुआ है सीपीएसपी वालों को, मेडिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है। अच्छा, ये जनरल सा एक है जो आईएमएम का अपना सिलेबस है, ठीक है। गायनी 30% है, लेकिन प्लीज इसको सीरियस लेना है। इस 30% को भी लोग समझते हैं कि गायनी तो पढ़नी नहीं है, ऐसा नहीं होता। पेपर वन तो अब मोस्टली वो सारा होता ही गायनी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस 30% को वो बोलते तो 30% है, ठीक है, लेकिन इसको भी अब बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि उनके जहन में भी एक आईएमएम के बच्चे ऑब्स पढ़ के आते हैं, गायनी पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल क्या होते हैं, इंटरसेक्स क्या होता है, ठीक है, एमेनोरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सेकेंडरी एमेनोरिया, पीसीओएस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एंडोमेट्रोसिस, पेरिनियल पेल्विक इन्फेक्शन, स्पेशली बार्थरूम ग्लैंड प्रॉब्लम, वेजाइनल डिस्चार्ज, एसटीआईज, पीआईडी, ठीक है। पीआईडी के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं आजकल। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, स्पेशली मेनोरेजिया, डिस्मेनोरिया, पीएमएस, डीयूबी, पीएमएस की भी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं वो लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो टॉपिक हमें लगते हैं ना अक्सर स्टूडेंट्स को कि पीएमएस से क्या आएगा, वो पीएमएस से उठा के दे रहे हैं आजकल, ठीक है। पीआईडी को कोई खास लिफ्ट नहीं कराता, बस पीआईडी की दो तीन चीजें याद कर ली, लेकिन अब वो पीआईडी से भी अच्छे खासे सवाल देते हैं। ये पास पेपर्स आप करेंगे तो हमें आइडिया होगा, ठीक है। एबॉर्शन हो गया एक टॉपिक, जीटीडी मदर एक टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एचआरटी मीनोपॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूवी प्रोलैप्स में से बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन ये इन बेसिक क्वेश्चंस में भी अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा होता, ठीक है, कि सैक्रोस्पाइनल फिक्सेशन क्या है, सैक्रोकॉल्पोपेक्सी क्या है, एटलीस्ट आपको ये तो पता हो ना कि वॉल्व प्रोलैप्स के प्रोसीजर्स क्या है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री हम यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स किसको बोलते हैं, किसकी क्या मैनेजमेंट है, ठीक है। पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग और पेजरी किसको बतानी है, सर्जरी किसको एडवाइस करनी है, कौन सा कीवर्ड पकड़ना है, ठीक है ना।
कीवर्ड की इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे जब भी आप लोगों ने एमसीक्यू पढ़ना होता है ना, तो एंड पे कीवर्ड होता है। कीवर्ड का मतलब होता है लाइक जैसे वो पूछेंगे किसी में कि इनिशियल बता दें, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या होगी या नेक्स्ट क्या होगी। तो इनिशियल और नेक्स्ट ऑलमोस्ट एक ही बात है। लेकिन वो फिर किसी में पूछ लेगा कि नेक्स्ट बेस्ट क्या होगी, ठीक है? तो बेस्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट हमेशा जो बेस्ट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स में सर्जरी बेस्ट है, ठीक है? अगर इनिशियल या नेक्स्ट पूछेगा डिपेंडिंग अपॉन द एमसीक्यू, ठीक है? मैं आपको जनरल बात बता रही हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल इनिशियल या नेक्स्ट पूछता है तो हम पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग या पेजरी देंगे, लेकिन अगर वो बेस्ट पूछता है तो बेस्ट ऑप्शन हमेशा सर्जिकल ही होता है। क्यों? क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस ज्यादा है ना। कंजर्वेटिव या पेजरी तो आप 3 मंथ्स दोगे। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द एमसीक्यू सिनेरियो में, ये नहीं कह रही कि हार्ड एंड फास्ट रूल है। लेकिन मैं आपको जैसे एग्जांपल बता रही हूँ कि स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं, कैट का कीवर्ड को ही सही नहीं सही समझते। इनिशियल, नेक्स्ट बेस्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट, फंडामेंटल, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपका पूरा आंसर ही चेंज कर देते हैं। और अक्सर ऐसे ही करते हैं कि एक दफा पेपर में वो इनिशियल पूछेंगे, नेक्स्ट में उसका बेस्ट पूछते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने तो पिछली दफा इनिशियल में ये किया था, तो बेस्ट में हम क्या करेंगे? तो ये तो आपको बता रहे हैं कि इनिशियल, नेक्स्ट बेस्ट, बेस्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट, इन टर्मिनोलॉजीज में भी डिफरेंस होता है। इससे पूरी की चेंज हो जाती है। ये जो बच्चे हैं रिपीटर्स, उनको इस चीज का आइडिया होगा कि ये कीवर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है? ओके। इसके अलावा ये ऑब्स्टेटिक्स में ये नॉर्मल प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ठीक है? ऑब्स्टेटिक्स तो डेफिनेटली सारी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? प्रीनेटल डायग्नोसिस, ब्रेस्ट फीडिंग, परप्यूरम। अच्छा सॉरी, ये जो गायनी से मैंने था, इसमें ये उन्होंने कहा है कि ये जो फिस्टूला है, एंडोस्कोपी, ऑन्कोलॉजी, रेडियोथेरेपी, ठीक है? इसमें से आता है, लेकिन आईएमएम के लेवल पे इतना नहीं आता। इस दफा भी जो आए हुए थे ना ओवेरियन ट्यूमर्स, वो जनरल ज्यादा आए हुए थे। एक दो मरतबा ऐसा हुआ है 2015-16 के पेपर में कि एक सवाल एंडोमेट्रियल सीए से की स्टेजिंग से आया था और एक दफा सर्वाइकल सीए की स्टेजिंग से भी आया हुआ है, ठीक है? लेकिन ऑन्कोलॉजी इज नॉट द पार्ट ऑफ आईएमएम। जनरल ऑन्कोलॉजी हो सकती है जिसमें जनरल क्लासिफिकेशन है ओवेरियन ट्यूमर्स की, कि सीरस क्या होता है, ठीक है? ये वाली जो चीजें ये एटलीस्ट पता होनी चाहिए, जो हम पार्ट 1 में भी पढ़ते थे। लेकिन अब आप लोग ये पूछते हो कि हम ये ओवेरियन सीए करें, एंडोमेट्रियल सीए करें, वल्वल सीए, सर्वाइकल सीए। अगर आप इन सारी सीए के चक्करों में पड़ जाओगे ना, तो पीछे सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें आईएमएम की वो सब भूल जाएंगी। क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के लेवल का ये सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि अगर मैंने स्टेजिंग बनाना शुरू कर दी तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर एक सवाल एंडोमेट्रियल सीए से आ भी जाता है और आपने बाकी 199 क्वेश्चंस अच्छे किए हुए हैं, तो अगर आपका वो वाला क्वेश्चन स्किप भी हो जाता है, दैट्स इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। एटलीस्ट आप अपने बाकी तो टॉपिक्स पिक करो ना। अगर मैं आपको डिफिकल्ट ऑन्कोलॉजी बल्बल सीए पढ़ाना शुरू कर दूं और आपको एपीएच पीपीएच भूल जाए या आपको टाइम ना मिले उसको रिवाइज करने का, फिर फायदा नहीं है उस चीज का। आई होप आप लोग एग्री करेंगे मेरे साथ। प्लीज गिव मी फीडबैक अबाउट दिस। और ये जो बच्चे जिनकी सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है, वो इस चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और आप लोगों को ज्यादा फायदा इसलिए कि आप लोग इस चीज से गुजर चुके हो। आप समझे कि वो एग्जाम, आप जो पहला वाला एग्जाम था, ठीक है, जो पास नहीं हुआ, वो आपका मॉक एग्जाम था। ठीक है? तो मॉक एग्जाम इंसान इसलिए देता है ना कि प्रैक्टिस हो। बाकी जो ऑब्स्टेटिक्स के हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है? वो सारे ही हैं। इसको तो कुछ ऑब्स ऑब्स में तो डेफिनेटली आपने कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है? एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम, पोस्टपार्टम केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टपार्टम केयर में से वो दे देते हैं आजकल पर्प्यूरल ब्लूज, पिंक और साइकोसिस, डिप्रेशन। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? हम लोग लेबर याद करके जाते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि पर्प्यूरल साइकोसिस क्या चीज है, डिप्रेशन क्या है। सीपीएसपी वाले वही चीज उठा के देते हैं, ठीक है? तो ये हमसे पास पेपर जब हम करेंगे और आपके सामने बार बार ये क्वेश्चन आएंगे, तो आप कहेंगे अच्छा ये तो इस टॉपिक से भी वो दे रहे हैं, इस टॉपिक से भी दे रहे हैं। तो फिर आप वो टॉपिक रिवाइज भी करेंगे और पढ़ेंगे भी सही, ठीक है? एनाल्जेसिया और एनेस्थीसिया की कितनी इंपॉर्टेंस है। हर दफा वो एपिड्यूरल और स्पाइनल में से कुछ ना कुछ वो पूछ रहे होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कॉम्प्लिकेशंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मेस्टाइटिस, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट, उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, क्या कॉज है, ये भी वो पूछी जाती है, ठीक है? प्रीनेटल डायग्नोसिस डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। सीवीएस एमनियोसेंटेसिस, इसके बड़े अच्छे फ्लैश कार्ड्स हैं, वो मैं फ्लैश कार्ड ग्रुप में सेंड करूंगी, ठीक है? ओके। एबनॉर्मल प्रेगनेंसी क्या है? लेबर एंड परप्यूरम, इस पे मेल प्रेजेंटेशन, मेल पोजीशन, सीपीडी, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, थर्ड स्टेज की कॉम्प्लिकेशन, इंडक्शन, प्री टर्म, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है? एटलीस्ट आपको डिफरेंशिएट, ये मैं नहीं कह रही कि आप अपेंडिसाइटिस को पूरा पढ़े, लेकिन एटलीस्ट आप एक नॉर्मल लेबर को आप अपेंडिसाइटिस और पेप्टिक अल्सर इनसे डिफरेंशिएट कर सके। और वो आपको कैसे आएगा? जब आपको लेबर का पता होगा कि लेबर किस तरह होती है।
ठीक है। और ये सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछले एक साल से, मतलब जो 2022 के और 2023 के जो पेपर्स थे, 4 पेपर्स हुए ना, इनमें बहुत ज्यादा रिपीटिशंस आई हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब ये 4 पेपर बहुत आसान थे, बार बार रिपीटिशन दे रहे थे, लेकिन जो पिछले साल का पेपर आया उसमें एक पेपर में, पेपर 1 जो था वो डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट इन द सेंस कि उन्होंने नया पुल डाला था, स्टूडेंट इसको कहते हैं डिफिकल्ट था। ठीक है, लेकिन वो नया पुल भी कहीं बाहर से नहीं आया था। ठीक है, वो आपके अपने टॉपिक्स थे और वो सारा मेडिकल डिसऑर्डर से ही आया हुआ था। ठीक है, अब डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का एक चार्ट बड़ा ही खूबसूरत दिया हुआ है एबीएम में। वो चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पप्स क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल जो डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन होते हैं उसको पैथोलॉजिकल से कैसे डिफरेंशिएट करते हो, ये भी मैं आपको फ्लैश कार्ड ग्रुप में सेंड करूंगी और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से भी एक दो एमसीक्यूज आते हैं। हिपैटिक, जीआईटी, एंडोक्राइन, डायबिटीज, नो डाउट ये बताने की जरूरत ही नहीं है, थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसीजेस, वीटी, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करते हैं। अगेन इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्सेप, वैक्यूम, ब्रीच एक्सट्रैक्शन, शोल्डर डिस्ट्रोशिया, सी सेक्शन की कितनी क्लास टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, एपिजियोटमी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें कौन सा सूचर यूज होता है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पेनफुल एपिजियोटमी है तो उसकी क्या कॉज हो सकती है। ठीक है, ये एमसीक्यूज आते हैं। पेरिनियल टीयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टिच कौन से टीयर पे आपने कौन सा स्टिच यूज करना है। ठीक है, एक एमसीक्यू तो लाजमी इसकी उससे आता है, क्लासिफिकेशन से आता है। फिर एक एमसीक्यू आता है कि किस में कौन सा आपने स्टिच यूज करना है। ठीक है, रप्चर यूट्रस और एब्रप्शन। ठीक है, इनका जो एमसीक्यू है ना, रप्चर यूट्रस और एब्रप्शन का, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। ठीक है, आपने इसमें साइन एंड सिम्टम देखने, पेशेंट की हिस्ट्री देखनी है, उसके रिस्क फैक्टर्स देखने हैं। अगर कोई पेशेंट फॉर एग्जांपल प्रीवियस कार थी, वो दाई से ट्रायल लेके आई, जब आपके पास आई पेशेंट पल्स लेस थी, बीपी लेस थी, पीवी पे उसका वो सर्वाइकल लॉस नहीं फील हो रहा था, फीटल पार्ट्स पैल्पेबल थे बिल्कुल एक साइड पे, पेशेंट ब्लीड कर रही है, हिमाचूरिया हो गया, क्या है, रप्चर। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे इसको एब्रप्शन बना देते हैं। वो कह देता ना कि थोड़ा सा स्टोनी हार्ट सा एब्डोमेन था, ठीक है, फिटल हार्ट नहीं था, तो उसको एब्रप्शन की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि एब्रप्शन और रप्चर यूट्रिस को इस और ये दोनों में की जो है ना एमसीक्यूज का जो स्टेम है वो बहुत मिलती है आपस में। ठीक है, तो ये आप डिफरेंशिएट तभी कर पाओगे जब आप इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे और आपको पता हो कि एब्रप्शन के साइलेंट सिम्टम क्या है और रप्चर के साइलेंट सिम्टम क्या है। रिस्क फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन रिस्क फैक्टर्स को कैसे निकालना है जब वो आपको टॉपिक आएगा। सॉरी, आवाज नहीं आ रही है आपको। हेलो, हेलो।